जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 9 क्लास, गुड इवनिंग स्टूडेंट। टुडे हम इसका जो है समरी दैट्स इवनिंग वन, दैट्स 8 लेसन नंबर 8 है, तो उसका एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। उसके साथ इसका जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसके हमने पैसिवाइज फॉर्म बनाने हैं, उसकी एक्सरसाइज हमने फर्स्ट ऑफ ऑल करनी है इवनिंग की। यहाँ पे कम्प्रीहेंशन इसके क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स के ऊपर उन्होंने ग्रोसरी वर्ड्स दिए हुए हैं। सबसे पहले वो देखें, जैसे कि वुड्स है, जंगल को कहते हैं फॉरेस्ट। इसका क्वेयर का मतलब स्टूडेंट होता है अजीब, स्ट्रेंज। जैसा कि उन्होंने यहाँ पे कहा था कि उसका जो एक घोड़ा था वो स्ट्रेंज फील कर रहा था, पोनी हॉर्स जो है ना स्ट्रेंज फील कर रहा था। इसका हार्नेस है, लगाम को कहते हैं किसी यानी कि घोड़े वगैरह को यानी कि जो कि कंट्रोल करने के लिए जो होती है, तो इसको हम यानी कि कंट्रोल भी कह सकते हैं हार्नेस को। डाउनी नरम को कहते हैं स्टूडेंट, नरम मुलायम, जैसे कि आप कह सकते हैं सॉफ्ट, फीदरली। इस तरह फ्लेक बर्फ़ के जो गाले होते हैं, आप कह सकते हैं वेरी स्मॉल लूज मास ऑफ स्नो के छोटे छोटे गाले होते हैं, उनको हम फ्लेक्स कहते हैं। ये स्टूडेंट इसके जो ग्रोसरी वर्ड्स होते हैं इन द यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक जो बुक की है उसके अंदर जो लास्ट में उन्होंने ग्रोसरी वर्ड्स दिए होते हैं, यू शुड हैव टू बी डू दैट केयरफुली, उसको केयरफुली करना है कि उनमें से मोस्टली जो पेपर में आती हैं उनमें से वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका कंप्रीहेंशन जो इसका है क्वेश्चन आंसर ये देखें। फर्स्ट वाला, हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम, स्पीकर इसमें कौन है? द स्पीकर इन द पोइम इज़ द पोइट हिमसेल्फ। जो पोइट हिमसेल्फ जो कौन सा था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट था। वो बाय सेल्फ यानी कि स्पीकर है जो स्पीक कर रहा है। होम डज द स्पीकर रेफर टू इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम। पोइम की जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें जो स्पीकर है किसको रेफ़र कर रहा है? यहाँ पे जब वो खड़ा था तो एक ही यानी कि यहाँ देखिए, स्पीकर रेफर टू द ओनर ऑफ द वुड्स हु लिव इन द विलेज। कहता है कि जो पोइट है, जो स्पीकर है यानी कि जो बोलने वाला है, वो जो उस वुड्स का मालिक है, ओनर है, उसको रेफ़र करता है। यानी कि उसको यानी कि जैसे वो कह रहा था कि वो उसको जानता है, ही नोज़ द ओनर हु लिव्स नियर बाई विलेज, क्योंकि करीबी विलेज में रहता है, उसको जानता है। ये सेंटेंस उसमें था। तो ये यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि वो किससे मुखातब है? वो ओनर से मुखातब है, उसके मालिक से मुखातब है। जिस तरह इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, वाई डज़ द स्पीकर स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। कहता है कि जो ईयर की डार्केस्ट इवनिंग है उसमें वो क्यों वहाँ पे रुकता है? द स्पीकर स्टॉप द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर इन ऑर्डर टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर। वो कुदरत की जो एक खूबसूरती है, ब्यूटी ऑफ नेचर है, ही वांट टू एंजॉय दैट वन, उसको एंजॉय करना चाहता है। दैट्स वाई स्टॉप देयर, इस वजह से वो वहाँ पे रुकता है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वाई डज़ द हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर। कहता है कि उसका जो घोड़ा है वो बेचैनी के साथ वहाँ पे यानी कि चलना क्यों चाहता है, वो बेचैनी क्यों वहाँ पे महसूस कर रहा है? हॉर्स इम्पेशेंटली वेट्स, कहता है वो बेचैनी से इंतजार कर रहा होता है द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड एंड डार्क, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, सर्दी है, एंड डार्क है, अंधेरा प्रिवेलिंग एवरीवेयर, यानी कि डार्क प्रिवेलिंग एवरीवेयर, वहाँ पे डार्क है, इसके साथ स्नो फॉलिंग हो रही है। तो स्टूडेंट जब स्नो फॉलिंग, इफ देयर इज एनी वेयर इज द स्नो फॉलिंग द टेम्परेचर गोज बिलो ज़ीरो से बिलो कर जाता है, तो इट मीन वहाँ पे कोल्ड होता है। तो इस वजह से उसका जो हॉर्स है वो अवेट कर रहा है इम्पेशेंटली, उसका यानी कि उसका जो मालिक है वो उसका ओनर जो है घोड़े का, मास्टर उसका है, वो चले आगे। जिसमें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, द स्पीकर इन द पोएम इज़ कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द नेचर। कहता है कि वो जो स्पीकर है वो पोएम जो इसकी खूबसूरती है नेचर की, उससे कैप्टिवेटेड होता है, यानी कि उसका गर्विदा हो जाता है। वाई डज़ नॉट द स्टॉप फॉर लॉन्ग टू एंजॉय द नेचर ऑफ ब्यूटी। कहता है वो बहुत लंबे अरसे तक क्यों नहीं वहाँ पे रुकता, उसकी यानी कि नेचर की जो एक खूबसूरती है, ब्यूटी ऑफ नेचर है, उसको एंजॉय करने के लिए। द स्पीकर इन द पोएम इज़ कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द नेचर। कहता है वो उससे गर्विदा हो जाता है उसकी खूबसूरती से। वर्ताहम ही डज नॉट स्टॉप फॉर लॉन्ग टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर बिकॉज ही हैज़ टू परफॉर्म हीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि उसकी ज़िंदगी की जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ही परफॉर्म टू इन दैट, यानी कि उसको वो भी करना है, वो भी जाके उसको सर अंजाम देनी है। तो इस वजह से वो लंबे अरसे तक वहाँ खड़ा देखता ही नहीं रहता, उसको वहाँ से चलता है। जी स्टूडेंट, ये इसके क्वेश्चन आंसर थे। इसी तरह इसके जो नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट अल्ट्रेशन और एमेट्री, इसको उन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले अल्ट्रेशन देखते हैं। ये ऐसा रेपिटेशन ऑफ सम कॉन्स्टेंट वर्ड्स का होता है, यानी कि कोई ऐसा वर्ड जो कि रिपीट हो रहा था। यहाँ ये वाइट बोर्ड के ऊपर भी एग्जांपल दी है, जैसे कि हुज वुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि हुज वुड्स यानी कि W कॉन्सनेंट है, तो ये रिपीट हो रहा है, यानी कि रिपीटेडली आ रहा है एक सेंटेंस के अंदर।
तो इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। इस तरह नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, सी एंड स्टॉपिंग है, सी देखना स्टॉपिंग रुकना, तो दोनों में एस दोनों में कॉमन है, तो ये भी ऑल्ट्रेशन की एक मिसाल है। इस तरह एमेट्री स्टूडेंट देखें, एमेट्री इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डिटेल यूज टू क्रिएट मेंटल इमेज, यानी कि एमेट्री कोई भी चीज़ यानी कि हो सकती है उसमें इमेज बनाने के लिए, जो हम किसी चीज़ को कोई एक हमारे ब्रेन के अंदर एक जो इमेज बन रहा होता है, एक तस्वीर बन रही होती है, एक चीज़ का विजन आ रहा होता है, ये किस चीज़ के बारे में है। फॉर एग्जांपल हम स्मेल कर रहे हैं, ठीक है, तो स्मेल से हम सोचने की कोशिश करते हैं किस चीज़ की स्मेल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बर्न हो रही है, ठीक है, तो उससे भी हमें पता चलता है कि फ़लाँ चीज़ बर्न हो रही है, तो एक इमेज हमारे दिमाग में बन रहा होता है। इसी तरह हम किसी चीज़ को विजन कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो तो हमें डायरेक्ट बन रहा है। इस तरह हम किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल को डिश खा रहे हैं हम, ठीक है, केक खा रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि ये मैंगो केक है या कैरेट केक है, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह किसी चीज़ को हम टच कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अंधेरा ही हो, तो अगर वो सॉफ्ट है तो हमें पता चल जाता है कि ये कोई फ़लाँ चीज़ है, सॉफ्ट है, हार्ड है, यानी कि वो खुरदरापन है उसके अंदर, या कि वो थोड़ी यानी कि सॉफ्ट है, मुलायम है, तो हमें टच से भी एक उस चीज़ का इमेज बन रहा होता है, तो इसको इमेजरी हम कहते हैं। इसी तरह अडल्ट्री, यानी किसी की आवाज़ सुनते हैं, अडल्ट्री यानी कि आप किसी की आवाज़ सुन रहे हैं, किसी शख्स की, किसी अपने ब्रदर की, सिस्टर की, और इफ़ यू लिसनिंग टू योर फ्रेंड, आप फ्रेंड की, तो आपको उसकी आवाज़ से आप अडल्ट्री आपकी जो एक है जो उसकी खूबी है, उसके ज़रिए आप उसको पहचान करोगे कि फ़लाँ शख्स की ये आवाज़ है, फ़लाँ शख्स जो है वो बोल रहा है, तो ये उसके लिए स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं। जैसे कि वीगन में ह्यू ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट, यानी कि वो बड़े दरख्तों को देखता है वहाँ पे। इसी तरह अडल्ट्री द रसलिंग ऑफ द लीव्स, यानी कि पत्तों की जो सरसराहट है, रसलिंग हो रही है, उसको वो सुन रहा है। इसका स्मेल सेंट ऑफ एप्पल्स, यानी कि एप्पल की हम खुशबू सूंघ रहे होते हैं, या किसी परफ्यूम की या फूलों की, जैसे गुलाब के फूल लगा लें, कोई भी है तो फूल से हम स्मेल करके हम पता चल जाता है कि फ़लाँ फूल है। जिस तरह टेस्ट स्वीट ऑफ जूसी ऑरेंजेस का हम जैसे हम टेस्ट कर सकते हैं, कैरेट्स होते हैं उनका हम टेस्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ फूड्स का हम टेस्ट कर सकते हैं। इस तरह टच रग्ड और रफ पाथ, यानी कोई भी रग्ड रहता है, यानी खुरदरा है, यानी कि यहाँ स्मूथ है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको हम यानी कि जज कर सकते हैं। जिस तरह नेक्स्ट देखिए इसका इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, द पोएम इज़ सजेस्टिव ऑफ द परफॉर्म थॉट्स अबाउट a scene of woods in the winter, a reality of the life and death, a song of enjoyment। तो ये द सीन ऑफ स्टूडेंट वुड्स एंड विंटर, ये वाला यहाँ पे। द पोइम प्रेजेंट आ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, किसके बिटवीन ये कॉन्फ्लिक्ट है पोइम के अंदर, पोइट एंड हिज फ्रेंड, पोइट एंड फोर्सेस ऑफ द नेचर, ओब्लिगेशन ऑफ लाइफ एंड डिज़ायर टू एस्केप फ्राम देम, यानी कि जो ज़िंदगी के एक जो फरीज़े हैं, यानी कि जो आपने अदा करने हैं और उससे भागने की एक जो डिज़ायर है, उसके बारे में ये वो है। आफ्टर रीडिंग द पोइम वी फील फेड अप ऑफ लाइफ, विश टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, सेकंड ऑप्शन है। थर्ड देखें, गेट रेडी फॉर फेस द चैलेंजिंग ऑफ लाइफ, तो इसमें स्टूडेंट थर्ड वाला है, यानी कि तैयार रहना अपने ज़िंदगी के जो मामलात है उसको फेस करने के लिए, यानी कि गेट रेडी फॉर द चैलेंजिंग ऑफ लाइफ। जिसमें इसका जो नेक्स्ट वाला ये देखें, द पोइम कन्वे टू अस ओनली, The poem conveys to us only a surface meaning, profound thoughts, no meaning at all। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका आएगा profound thought आएगा। जैसे नेक्स्ट देखिए 5 वाला, डार्क वुड सिम्बलाइज, डार्क वुड किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहे हैं, किस चीज़ के सिंबल हैं, किस चीज़ की अलामत हैं। यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे डार्कनेस स्प्रेड अराउंड द पोइट, नंबर बी पे डेथ एंड डिपार्चर टू अनदर वर्ल्ड, नंबर सी पे डार्कनेस इन द माइंड ऑफ द पोइट, ये नंबर 2 वाला है, बी वाला ऑप्शन, डेथ एंड डिपार्चर टू द अनदर वर्ल्ड। ये स्टूडेंट हमने करना है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे उन्होंने ग्रामर का पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, उन्होंने एडजेक्टिव फ्रेज़ है, उसके बाद एडवर्ब फ्रेज़ है। सबसे पहले हम जो एडिटिव फ्रेज़ इसको हम देखते हैं स्टूडेंट। एन एडिटिव फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी कि जो एक एडिटिव की ही काम कर रहा था उसको हम एडिटिव फ्रेज़ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस, ठीक है, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट स्माइलिंग जो है ये इसका एडजेक्टिव है, तो इसका जो एडिटिव फ्रेज़ बनेगा, आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट, ठीक है, विद अ स्माइल ऑन इट, स्माइलिंग का, ठीक है, स्माइलिंग को जब इसका हम फ्रेज़ बनाएंगे, एडिटिव फ्रेज़ बनेगा तो वो आएगा स्माइलिंग ऑन इट फेस। जिसमें इसका नेक्स्ट देखें एडवर्ब फ्रेज़ है। एडवर्ब फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब का ही काम कर रहा है एडवर्ब फ्रेज, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। इसको देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे अली रैन क्विकली
तो इसका एडवर्ब फ्रेज़ वो बनेगा अली रैन विद ग्रेट स्पीड, ठीक है। विद ग्रेट स्पीड यानी कि हम करेंगे इसका फ्रेड, यानी कि आप कह लेंगे क्विकली को हमने इसको जब फ्रेज़ की सूरत में आएगा एडवर्ब फ्रेज़ में तो वो बनेगा विद ग्रेट स्पीड। जी स्टूडेंट, ये थे हमारे ग्रामर, दैट्स चैप्टर नंबर 8 समरी जो है उसको हमने ग्रामर किया। उसके साथ हम इसका स्टूडेंट आज पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है उसके हमने पैसिव वॉइस करने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट इसके निशानी देखें, रहा था, रही थी, रहे थे, ईटीसी आता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बार बार चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये मैंने बताया था स्टूडेंट के जहाँ पे कंटिन्यूस का लफ्ज़ आता है वहाँ पे फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज़ कर रहे होते हैं और वहाँ रहा का लफ्ज़ ज़रूर आएगा। ये 6 टेंसेस में अगेन एंड अगेन आ रहा होता है। यहाँ पे देखें, ये हमें इससे पता चल रहा है कि कंटिन्यूस है, रहा है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। इसके हेल्पिंग वर्ब है वाज एंड वर है। उस पर स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखना है कि जब ये कन्वर्ट हो रहा है पैसिव वॉइस में, ये बीइंग आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बीइंग आ रहा है वाज वर के साथ, उसके साथ हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही वाज रिसाइटिंग द होली कुरान, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि वो कुरान पाक तिलावत कर रहा था। यहाँ पे देखें दी होली कुरान, ये इसका सब्जेक्ट बना, उसके बाद आपने वाज लगाया, वाज लगाने के बाद आप बीइंग करेंगे, बीइंग लगाने के बाद थर्ड फॉर्म। ये टेंसेस के है तो सारों में स्टूडेंट थर्ड फॉर्म ही आती है, बाय हिम लगाना है। दे वर नॉट टीजिंग द बैगर, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें द बैगर वाज नॉट बीइंग, यानी कि आपने वाज और बीइंग के बिटवीन में नॉट आपने यूज़ करना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म, ये तो आनी थर्ड फॉर्म है इसमें। इसका नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, इसका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वाज शी बॉइलिंग द एग्स, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो इसका ऑब्जेक्ट है उसके मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव की फॉर्म में सबसे पहले आपने इसको नीचे लेके आना है उसके मुताबिक, यानी कि आप यहाँ जैसे शी है तो शी के साथ तो वाज आ रहा है, लेकिन एग्स अब ज़्यादा आ गए हैं तो एग्स के साथ आपने वर करना है, वाज नहीं लगाना है। ये चीज़ याद रखनी है। एक तो डायरेक्ट आपने उसको पहले इधर नहीं लेके आना, ये एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वर एग्स बीइंग बॉइल्ड लगा के थर्ड फॉर्म बाय एंड फिर हार आना। जिसने हमने इसका डिस्कस किया पास्ट परफेक्ट टेंस और इसकी एक्सरसाइज हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट लेसन करेंगे। जी थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।